थोड़ी देर गर्म पानी में खुद को डुबोए रखने के बाद अभिमन्यु टब से बाहर निकला और तौलिए से उसने खुद को पूछा। तन और मन दोनों ही तरह से अब वो बेहतर महसूस कर रहा था और उसे इस बात पर गर्व भी था कि इतने खतरनाक दुश्मन के चंगुल से वो साफ बच आया था। उसने ये महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है और इस दुनिया में वो पहली बार ऐसा अनुभव कर पा रहा था। युवराज अभिमन्यु, क्या आपको और गर्म पानी की जरूरत है? दरवाजे के बाहर से मान्या की आवाज आई, जिसने शायद अभिमन्यु को स्नानगृह में जाते देख लिया था। अपने काम के अलावा वो इस मकसद से भी आई थी कि शायद एक बार फिर से वो अभिमन्यु के साथ कुछ अंतरंग पल बिता सकेगी। मैं ठीक हूं। अभिमन्यु ने अपने बाल पोंछे और हाथों से उन्हें संवारते हुए दरवाजा खोला और वो सीधा क्वार्टर से बाहर निकल गया। अपने विचारों में मग्न ध्रुव ने मान्या की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मान्या उससे बात करने के लिए ललायत ही खड़ी रह गई। रात्रि का समय था। अभिमन्यु महल के बाहर शुद्ध और गहरी सांस लेने आया। आसपास आती झिंगुरों की आवाज उसे बहुत सुमधुर लग रही थी। रात के संधेरे में चारों तरफ उड़ती जुगनुओं की टिमटिमाहट उसे मोहित कर रही थी और थोड़ी देर के लिए मानो वो भूल ही गया था कि किस तरह आज मौत के साथ हुई लुका छिपी में वो बाल बाल बचा था। आज उसे अपने कैमरे की बहुत याद आई और उसने सोचा कि काश मेरे चिप की तरह मेरा कैमरा भी मेरे साथ इस जन्म में चला आता तो कम से कम इस तनावपूर्ण माहौल में मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करके अपना मन तो हल्का कर लेता। अभिमन्यु ने देखा प्रशिक्षण के मैदान में अभी भी योद्धा अभ्यास कर रहे थे। अभिमन्यु चलते हुए मैदान तक गया और मैदान का एक पूरा चक्कर लगा के वो महल में वापस आ गया। अब वो तरोताजा महसूस कर रहा था। मैदान में अभ्यास कर रहे लगभग सभी योद्धाओं ने हमेशा की तरह उसे एक बार हीन भाव से देखा और वापस अपने अभ्यास में लगे रहे। अभिमन्यु टहलते हुए महल की लाइब्रेरी में गया। आज किताबों में उसे कुछ जरूरी चीजें पढ़नी थी। किताबों को देखकर एक बात तो उसे अच्छे से समझ आ गई कि किताबों का महत्व इस समय में भी उतना ही था जितना ध्रुव के पिछले जन्म में था। पर इस दुनिया में किताब सिर्फ कुछ निश्चित रईस लोग ही पढ़ सकते थे। किसी भी ऐरे गहरे को किताब पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किताबें धन और सम्मान का प्रतीक थीं। लाइब्रेरी के मुख्य दरवाजे पर खड़े दो सिपाहियों ने अभिमन्यु को आते देख झुककर सलाम किया। नमस्ते युवराज अभिमन्यु, उन्होंने अभिवादन में कहा। क्या पिताजी यहाँ पर हैं? अभिमन्यु ने अभिवादन स्वीकार किया और पूछा। महाराज तो अभी तक नहीं लौटे हैं युवराज, पर सेनापति संग्राम सिंह अभी अभी कुछ देर पहले ही अपने बेटे कांति सिंह के साथ बाहर गए हैं। लाइब्रेरी से सटकर एक अखाड़ा भी था। यहाँ संग्राम सिंह और कांति अक्सर अभ्यास करने आते थे। ठीक है, अभिमन्यु इतना कहकर अंदर चला गया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी उसने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तक की लिखी हुई इस दुनिया की सारी किताबें यहाँ मौजूद हैं। अभिमन्यु के याददाश्त पे जोर डालने पर उसे याद आया कि भवानी सिंह ने एक बार उसे बताया था कि लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर कुछ महत्वपूर्ण किताब रखी हुई है, जिन किताबों में इस दुनिया के और अलग अलग योद्धाओं के रहस्यों के बारे में लिखा गया है और कई सारे विचित्र तथ्यों का भी वर्णन है। अभिमन्यु को तीसरी मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगी। वहां पर बड़ी बड़ी 3 अलमारियां थीं, पर बाकी अलमारियों की तरह इनमें बहुत ज्यादा किताबें नहीं रखी गई थी। उनमें से अभिमन्यु ने एक किताब निकाली जो शायद किसी की जीवनी थी। वो उसे पढ़ने के लिए मेज पर लेकर आया, पर वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। उसने मेज पर रखी हुई मोमबत्ती जलाई और पढ़ना शुरू किया। वो काफी देर तक ध्यान से पढ़ता रहा। मोमबत्ती भी लगभग बुझने ही वाली थी। अंततः उसे एक पृष्ठ पर वो मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। ये हूबहू वही चित्र था जो जंगल में मिले हुए उस कार्ड पर बना हुआ था। उसने अपनी कमीज की जेब से वो कार्ड निकाला और दोनों को एक दूसरे के बगल में रखकर जांच करने लगा और इस बात के लिए आश्वस्त हो गया
कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। उस चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को अभिमन्यु ध्यान से पढ़ने लगा। मरकटक प्रतीक चिन्ह, कई देशों में फैला हुआ एक आतंकवादी गिरोह जो पैसे लेकर हत्याएं करता है। हत्या के पहले वो ऐसे चिन्ह वाला कार्ड छोड़ जाते हैं। उस चित्र के नीचे बस इतना ही लिखा हुआ था, पर अभिमन्यु के लिए इतनी जानकारी काफी थी कि जो अनजान आदमी अनायास ही उसकी जान के पीछे पड़ा था, उसे दरअसल ऐसा करने के पैसे मिले थे। वो इस संगठन का भेजा हुआ हत्यारा था और वो फिर आएगा, अभिमन्यु ने कहा, और वो फिर से चिंता में डूब गया। पर डर किसी भी तरह मेरी सहायता नहीं करेगी, मुझे अपने प्राणों के लिए लड़ना ही होगा। ऐसा कहकर उसने खुद को ढाढ़स बंधाई। मैं एक बार मर चुका हूं और फिर से मुझे जिंदगी मिली है। मुझे दोबारा मरना कबूल है, पर इस बार मैं लड़ते हुए मरूंगा, उसने खुद से आगे कहा। जीरो, क्या तुम्हें उस आदमी की जानकारी मिली जिसने मुझ पर हमला किया? उसने मन ही मन जीरो से पूछा। एकत्रित की हुई जानकारी इस तरह से है। नाम अज्ञात, ताकत 4, फुर्ती 1.5, सहन शक्ति 5, हथियार श्रेणी चाबुक, तलवार और चाकू, जीरो ने सूचना दी। अरे बाप रे, इतने ताकतवर आदमी के हाथों में बचा कैसे? अभिमन्यु ने आश्चर्य करते हुए सोचा। उसने उस जीवनी में लिखे हुए सारे शब्दों को वापस पढ़कर सभी जानकारियों को जीरो के अंदर संग्रहित कर लिया, ताकि आगे कभी भी जरूरत पड़ने पर वो इन जानकारियों का सहारा ले सके। उस काले रंग के कार्ड की जानकारी के अलावा उस किताब में कई और सारे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां जो अभिमन्यु के काम आ सकती थी, उसे उसने चिप में स्टोर कर लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक विशिष्ट फूल के बारे में थी, जिसने अभिमन्यु का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किताब में लिखा हुआ था कि इस फूल की पंखुड़ियों को खाने से शरीर की ताकत में असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है। अभिमन्यु ने फूल की तस्वीर को अपनी चिप में स्टोर किया और साथ ही उसने 2 और किताबें पढ़ी। पढ़ते हुए उसे नींद आने लग गई थी और अब उसने आराम करने का निश्चय किया। पूरे दिन की जद्दोजहद से वो बहुत थक गया था। उसने किताबों को अपनी जगह पर रखा और जाते हुए मोमबत्ती बुझाने ही वाला था कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ भवानी सिंह अंदर आए। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त पे लाइब्रेरी में कोई होगा, पर बाहर खड़े रक्षकों ने उन्हें बता दिया था कि छोटे मालिक काफी देर हुए अंदर गए हैं। अभिमन्यु, अभी तक पढ़ रहे हो बेटा? भवानी सिंह ने पूछा। हाँ पिताजी, अभिमन्यु ने झुककर प्रणाम किया और मंद स्वर में बोला। पर अब मैं वापस जा रहा हूं, उसने आगे कहा। ठीक है। भवानी सिंह भी बात करने की हालत में नहीं था और उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत थका हुआ है। अभिमन्यु की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में इस समय वो अपने पिता से क्या बात करे, और उसने चुपचाप अपने पिता को अकेले छोड़ देने का निश्चय किया। जरा रुकना। इससे पहले कि अभिमन्यु सीढ़ियों से नीचे उतरे, भवानी सिंह ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेजने का निर्णय लिया है, जो कि नवीनगढ़ में है। मैं आगे कुछ दिन भी बहुत व्यस्त रहने वाला हूं। तुम वहां सुरक्षित और सुकून से रहोगे। अभिमन्यु पीछे मुड़ा और सोचने लगा कि ये सचमुच उस हत्यारे से बचने का बहुत अच्छा तरीका है। ये कैसी खुशबू है? भवानी सिंह ने अभिमन्यु के पास आकर उसे सूंघते हुए पूछा। क्या ये किसी लड़की की इत्र की सुगंध है? अभिमन्यु बेटे, तुम्हें लड़कियों के साथ रहना कम कर देना चाहिए। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, भवानी सिंह ने खुद ही निर्णय करते हुए कहा। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ जवाब दे पाता, भवानी सिंह ने उसे रोका और कहा, खैर छोड़ो,
जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और उसने चुपचाप आज्ञा का पालन किया। जाते हुए अंधेरे में अभिमन्यु को अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो काफी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। असल में वो इस सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ये खुशबू किस चीज की है। उसने चिप की मदद लेनी चाहिए। मेरे शरीर की स्थिति की जांच करो, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु सिंह, शरीर की स्थिति, शक्ति 0.8, फुर्ती 2.4, सहन शक्ति 1.6, स्थिति स्वस्थ, लेकिन शरीर पर एक विशेष सुगंध प्राप्त हुआ। जीरो ने सूचना दी। विशेष सुगंध? अभिमन्यु हैरान था। ये मेरे शरीर पर कब लगी और ये कहां से आई है? उसने पूछा। जंगल से निकलते वक्त ये लगा था और ये आपके दाहिने पैर पर लगा हुआ है, जीरो ने रिपोर्ट किया और उसने अभिमन्यु को उसके शरीर का ग्राफ दिखाया। उसको अपने दाहिने पैर के आसपास कुछ नीले घेरे दिखाई दिए। अभिमन्यु ने अनुमान लगाया कि ये जरूर उस काले नकाब वाले आदमी की हरकत है और इसका इस्तेमाल शायद ट्रैकिंग के लिए किया गया है ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। इतना सोचते ही वो फिर से बाथरूम में भागा और नौकरानी से एक बाल्टी पानी लाने को कहा। उसने अपना दाहिना पैर बाल्टी में पूरी तरह डुबोकर उसे जोरों से रगड़ना शुरू किया। काफी समय तक ऐसा लगातार करने के बाद वो बाथरूम से बाहर आया। क्या ये अभी भी मेरे पैरों पर है? अभिमन्यु ने चिप से पूछा। सुगंध में लेश मात्र भी कमी नहीं, चिप ने उत्तर दिया। मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, उसने सोचा। वो मुझ तक पहुंचकर मुझे मारे बिना चुप नहीं बैठेगा। चलो देखते हैं कि अगली बार कौन जीवित बचता है, अभिमन्यु गंभीर स्वर में। अगले दिन सुबह अभिमन्यु सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने अपना शिकार करने वाला पोशाक पहना और सीधे प्रशिक्षण मैदान पर पहुंच गया। कुछ लोग वहां पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे। लोहे से लोहे पर किए गए वार से उत्पन्न हुई आवाज ने अभिमन्यु का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अभिमन्यु ने देखा कि मैदान के बगल में एक अधनंगा बूढ़ा, जिसने कमीज नहीं पहनी है, लोहे के बड़े काले हथौड़े से जंजीर पर वार कर रहा था। उसके बगल में खड़ा होकर एक बच्चा उसकी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु को देखते ही बूढ़े ने अपना हथौड़ा नीचे रखा और वो मुस्कुराते हुए आतुरता से अभिमन्यु की तरफ आता दिखाई दिया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ युवराज अभिमन्यु? बूढ़े ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। अभिमन्यु ने उसकी दुकान के चारों तरफ देखा और कहा, मुझे सर से पांव तक ढक सकने वाला एक कवच चाहिए। सर से पांव तक ढकने वाला कवच? बूढ़ा थोड़ा सोचते हुए बोला, मेरे पास वो है तो सही, पर वे आपके माप के नहीं है। मेरे माप के नहीं है? अभिमन्यु ने थोड़े निराश लहजे में पूछा। सबसे हल्के कवच का वजन 25 किलो से अधिक है, बूढ़े ने कहा। अभिमन्यु को अब बूढ़े की कही हुई बात समझ आई, क्योंकि 25 किलो का कवच उसकी ताकत और वजन के हिसाब से बहुत भारी होगा और ऐसा कवच पहनकर युद्ध करने से उसकी फुर्ती पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो तेज गति से कोई भी वार नहीं कर पाएगा और ना ही किसी वार से बच पाएगा। ठीक है, कवच नहीं है तो क्या मुझे अभी कुछ बड़े लोहे के छल्ले मिल सकते हैं? अभिमन्यु ने धीरे से पूछा। जी जरूर, हमारे यहाँ पे ये भरपूर संख्या में पड़े हुए हैं, बूढ़े ने दुकान के कोने की ओर इशारा किया। आप जितना चाहें उतने ले सकते हैं, क्योंकि वे बचे हुए लोहे से बने होते हैं, बूढ़े ने कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और उसने कोने की ओर देखा। वहां बहुत सारे काले लोहे के गोले थे, सब मिलाकर लगभग 20 या 30 होंगे। उनका आकार लगभग क्रिकेट की गेंद के इतना बड़ा था और ये बहुत सारी जगहों पर काम में लाए जा सकते थे। अभिमन्यु कुछ मजदूरों की सहायता से उनमें से लगभग 10 लोहे के गोलों को महल के अपने कमरे में ले आया। उसने अपने शरीर पर से आ रही खुशबू के बारे में अपने पिता को बताने की सोची, लेकिन
फिर उसने सोचा कि कब तक वो दूसरों के पीछे अपनी कमजोरियां छिपाता फिरेगा। अब समय आ चुका है कि उसे अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी होंगी। अगर मैं इस दुनिया में अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता तो मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं बचूंगा। मैं हर समय दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। अपनी रक्षा अब मैं खुद करूंगा। अभिमन्यु ने शांत मन से सोचा। हालांकि उसी तरह का काला कार्ड अभिमन्यु ने भवानी सिंह के हाथों में भी देखा था और उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ साथ उसके पिता भी मरकटक के निशाने पर हैं। और साथ ही जीरो की सहायता से अभिमन्यु ये समझ चुका था कि उसके पिता उस काले कपड़े वाले हत्यारे से बहुत कम ताकतवर थे। और शायद इन्हीं आशंकाओं के मारे कल रात उसके पिता इतने चिंतित थे और वो अपनी कहानी बताकर उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे। मरकटक के उस हत्यारे के मुकाबले अभिमन्यु ज्यादा चपल और फुर्तीला था और वो इसी का फायदा उठाना चाहता था। पिछली बार के घात के लिए वो तैयार नहीं था, पर इस बार वो योजना बना सकता था और उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, जिन्होंने उसे नई जिंदगी दी और साथ में इन सारे संकटों से लड़ने के लिए चिप का साथ भी दिया। क्या अभिमन्यु का अपने पिता को सच न बताकर अकेले ही दुश्मन का सामना करने का फैसला सही साबित होगा?